लगातार मेहनत करने वाला ही इंसान सफलता प्राप्त करता है। अगर कोई इंसान मेहनत करे और बीच में अपनी मेहनत छोड़ देता है, शायद वो सफलता तक नहीं पहुंच पाता है। हो सकता है वो सफलता के बहुत करीब हो। दोस्तों, इसी के साथ सभी बच्चों को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एम चौहान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जो विद्यार्थी आज हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं या उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। तो मैं आपसे बता दूं, आज हम स्टार्ट करें हिंदी की पहली वीडियो। जैसे आप लोग तैयारी करते कंपटीशन की और उसमें कुछ एग्जाम्स में हिंदी का एक पोर्शन आता है। कुछ एग्जाम्स के मैं नाम बता दूं, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी की बात कर लेते हैं, यूपी टेट की बात कर लेते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की बात कर लेते हैं, लेखपाल की बात कर लेते हैं। दोस्तों, ढेर सारे एग्जाम्स में हिंदी का एक बहुत ही अच्छा रोल रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे से हिंदी को कंट्रोल करना है, अच्छे से हिंदी को कवर करना है और ऐसी हिंदी पढ़ने ताकि आप लाइफ टाइम न भूल पाएँ, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी का पहला टॉपिक, जिसका नाम है वर्णमाला। आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस मेरे साथ साथ में बोलते रहना जो मैं आपसे पूछूं। जिसको जल्दबाजी है बच्चों, थोड़ा सा वेट कर ले, उस जब आप काम से फ्री हो जाएंगे उसके बाद ही वीडियो देख लेना। मैं तो तसल्ली से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। मेरा तो टारगेट इतना ही है, मैं इस जो टॉपिक है मैं इस टॉपिक को अच्छे से अभी के अभी याद कराऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ में बोलेंगे, मेरा साथ देंगे प्लीज़। मैं बात करूं हिंदी वर्णमाला की। अब हिंदी वर्णमाला की सबसे पहले आपसे मैं परिभाषा बता देता हूं, यानी वर्णों का व्यवस्थित क्रम या वर्णों का व्यवस्थित समूह, इसको हम वर्णमाला कहते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं वर्णमाला की परिभाषा बताओ, यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इतना याद हो गया? अभी पूछूंगा आपसे। फिर मैं आपसे कहता हूं कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। यानी जब कोई भाषा बनी है तो भाषा बनने से पहले वो ध्वनि थी और फिर हमने ध्वनि को लिख दिया था, और ध्वनि को लिखने के बाद क्या बन गया था? वर्ण बन गया था। दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बोलो, ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और ध्वनि को लिखने के बाद क्या कहलाता है? वर्ण। यानी जब हम किसी ध्वनि को लिख देते हैं उसी को ही हम वर्ण कहते हैं। बच्चों याद रखना, जैसे पूरा पेज कंप्लीट हो जाएगा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है, बच्चों सवाल पूछा है कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। आप कहते हैं ना, ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। इतने याद रख लोगे। फिर मैं आपसे कहता हूँ भाई वर्णमाला को कितने भागों में बांटा है, तो आप कहते हैं ना सर वर्णमाला को हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो स्वर में, एक व्यंजन में बांट दिया है। अब मैं आपसे कहूँगा भाई स्वर क्या होते हैं, मैं आपसे कह दूंगा स्वर बिल्कुल स्वतंत्र होते, बिल्कुल फ्रीडम होते, बिल्कुल आज़ाद होते हैं। यानी इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और एक खास बात, स्वर में मात्राएं होती हैं, स्वर की ही मात्राएं होती है, व्यंजन की मात्राएं नहीं होती हैं। दोस्तों इतना आप लोगों ने याद कर लिया। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं, आप लोग इतना समझ लो। और फिर अगर मैं कहूँ यानी वर्ण से बड़ी इकाई क्या होती है? अक्षर होती है। अक्षर से बड़ी इकाई क्या होती है? पद, यानी शब्द होता है, शब्द को ही पद कह देते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया लड़का, वास्तव में लड़का तो शब्द कहलाएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं लड़का खाना खा रहा है, तो अगर मैं किसी भी शब्द को वाक्य में सेट कर दूं, अब हम उसको शब्द न कहकर हम उसको पद कह देंगे। इतना आप समझ गए। फिर पद से बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? पदबंध। पदबंध से बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? उपवाक्य। और उपवाक्य से बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? वाक्य। यानी वाक्य से छोटी इकाई क्या हो जाएगी? उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद। और इससे छोटी इकाई अक्षर। इससे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण, यानी ध्वनि। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे बता दें प्लीज़, मेरा मकसद है याद कराना, मुझे जल्दबाजी नहीं है।
आप लोग मुझे बताएंगे वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? बताओ, बोलो, आप लोग बोलो, ऐसे बोलो ताकि कोई टीचर आपसे सुन रहा है, प्लीज। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आप मुझे बताएंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। अगर मैं आपसे कह दूं जब हम ध्वनि को लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो वर्ण बन जाता है बच्चों। फिर मैं आपसे कह दूं ध्वनि कितने प्रकार की होती है? आप कह देंगे सर ध्वनि जो है ना 2 प्रकार की होती है, एक स्वर होती है, एक व्यंजन होती है। फिर मैं आपसे कह दूं वर्णमाला को हमने कितने भागों में बांट दिया? हमने वर्णमाला को 2 भागों में बांटा, एक तो स्वर में और दूसरा व्यंजन में। फिर मैं आपसे कहूंगा कि भाई क्या स्वर स्वतंत्र होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। मैं कहूँ क्या व्यंजन स्वतंत्र होते हैं? आप कहेंगे नहीं होते। मैं आपसे कहूंगा स्वर को बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ती है? आप कहेंगे नहीं। फिर मैं आपसे कहूंगा व्यंजन को बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ती है? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है, और स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जब हम किसी व्यंजन को लिखते हैं यानी बोलते हैं या लिखते हैं तो हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ये मैं आपसे वर्ण विन्यास में बताऊंगा। जैसे आप कै लिखेंगे तो अगर आप कै को लिख के देखेंगे और तोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे स्वर की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं कै को तोड़ के देखूं, कै पे मैंने हलंत लगा दिया है, यानी हलंत का मतलब ये आधा कै है प्लस के ए, यानी आधे कै में ए जोड़ा है, यानी कै में ए जोड़ा है, तब जा कर के पूरा कै बना है। तो बच्चों समझ लो ये जो पूरा कै इन दोनों के योग से बना है, और इस योग में यहाँ पे ए है और ए एक स्वर है। यानी किसी भी व्यंजन को जब हम तोड़ते हैं यानी बोलते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे स्वर छिपा हुआ रहता है, यानी स्वर के बिना व्यंजन नहीं बनता है दोस्तों। फिर मैं आपसे कह सकता हूँ भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि यानी वर्ण। आप मुझे बताएंगे वर्ण से बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? अक्षर। अक्षर से बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? पद यानी शब्द। फिर मैं कह दूंगा पद से बड़ी इकाई पदबंध, पदबंध से बड़ी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से बड़ी इकाई वाक्य। इतना आप लोगों को याद हो गया? वेरी गुड। ध्यान से देखें, अब बहुत ही खास पॉइंट आपसे मैं बताने वाला हूं, और कुछ बच्चे वर्णमाला पढ़ लेते हैं और फिर भी गलती करते हैं। दोस्तों मैं आपसे बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूं, प्लीज ट्रस्ट में। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वर की संख्या कहे तब भी आप 11 कहना, या हिंदी में कुल स्वर की संख्या कहे तब भी आप 11 ही कहना। बस याद रखना, अयोग वाह को मत जोड़ना। स्वर की संख्या पूछे या कुल स्वर की संख्या पूछे, आपको हमेशा 11 ही आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अयोग वाह जिनको हम बोल जोड़ के 13 कह देते हैं वो गलत हो जाता है बच्चों। अभी बस इतना ही समझो, स्वर की संख्या या कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन अगर मैं कह दूं स्वर में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? मात्राओं की संख्या 10 होती है। थोड़ा सा इंतजार करें, अगले पेज पर आपको मिल जाएगी मात्राएं कौन कौन सी होती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती है दोस्तों। अगर मैं आपसे कह दूं उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या बता दो, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10 होती है, री नहीं होता है। उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी? 10। री को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते? जब हम री को बोलते हैं रे बोलता है, और रे एक व्यंजन है, तो इस वजह से मैं आपसे कह दूंगा भाई उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10। कितनी? 10 होती है। तो आप मुझे एक बात बता दो, अगर मैं आपसे कह दूं अर्थ के आधार पर स्वर की संख्या बता दो, जब आपसे अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा आप दोनों अयोग वाह को भी जोड़ देना और कितना कह देंगे? 13। अर्थ के आधार पर स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन से नजर हटाए प्लीज और सुनते रहें, मेरे सवालों का जवाब दें। मैं अगर आपसे कह दूं हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है? बोलो, हिंदी में स्वर की संख्या कितनी? 11। या हिंदी में कुल स्वर की संख्या कितनी? तब भी 11 है। अगर मैं कह दूं स्वर में मात्राओं की संख्या कितनी? 10, तो मैं कह दूंगा कौन से वर्ण की मात्रा नहीं होती? ए की नहीं होती, शुरू वाले की नहीं होती है। अगर मैं आपसे कह दूं उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या, यानी
उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, यानी री की नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो री रै बोलता है और रै एक व्यंजन है। तो अगर हम उच्चारण के हिसाब से देखें तो फिर तो केवल और केवल 10 ही स्वर बैठते हैं, यानी जितनी मात्रा है उतने ही उच्चारण के आधार पर स्वर है। बताओ जरा, मात्रा स्वर में मात्राओं की संख्या कितनी? 10। उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी? तब भी आप 10 कह देना, लेकिन जब मैं को अर्थ निकाल के बताओ, यानी अर्थ के आधार पर स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13। फिर मैं आपसे कह दूंगा अयोग वाह की संख्या कितनी? बच्चों अयोग वाह की संख्या बताओ कितनी होती है? 2 होती है। और ये अयोग वाह किन दो को मिला के कहा जाता है? एक तो अंग अह, यानी अंग और अह, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं बच्चों? अयोग वाह कह देते हैं। ध्यान से सुनो, इसको हम कहते हैं अनुस्वर और इसको हम कह देते हैं विसर्ग। कई 3 सवाल यहाँ पे बनते हैं। पहला सवाल कि अयोग वाह की संख्या कितनी? 2। दूसरा सवाल, इसका अंग का नाम क्या होता है? अनुस्वर। इसका नाम क्या होता है? अह का नाम क्या होता है? विसर्ग। ठीक है। फिर आपसे ऑप्शन में आता है कि भाई निम्नलिखित में से अयोग वाह कौन सा है? तो इनमें से कोई सा मिल जाएगा या दोनों एक साथ में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर मैं आपसे कह सकता हूँ आगत स्वर कौन है या मेहमान स्वर कौन है? आगत का मतलब आने वाला, यानी मेहमान। मेहमान स्वर कौन है? आ के ऊपर आधा चंद्र यानी आ। और ये कौन सी भाषा से लिया गया? अरबी फारसी भाषा से लिया गया बच्चों। थोड़े से मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं आप लोग। बताओ बच्चों, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी? 11। कुल स्वर की संख्या कितनी? 11। अगर मैं कह दूं उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी? 10। स्वर में मात्राओं की संख्या कितनी? बोलो 10। अयोग वाह की संख्या कितनी? आप कह देना 2। अगर मैं कह दूं अर्थ के आधार पर स्वर की संख्या कितनी? 13 हो जाएगी बच्चों। यानी मात्राओं की संख्या 10, उच्चारण के आधार पर स्वर 10, अर्थ के आधार पर स्वर की संख्या 13। अयोग वाह की संख्या कितनी? 2। कौन कौन से? अंग अह, यानी अनुस्वर और विसर्ग, दोनों को मिला के बोल देते हैं अयोग वाह। यानी अयोग वाह बराबर अनुस्वर प्लस के विसर्ग। फिर मैं आपसे कह दूंगा भाई आगत स्वर यानी मेहमान स्वर कौन सा है? ये है आ, यानी आ के ऊपर चंद्र। ये आ है कौन सी भाषा से आया है? अरबी फारसी भाषा से आया बच्चों। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पे, ए आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग आह। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अंग का मतलब अनुस्वर और अह का मतलब विसर्ग, और इन दोनों को मिला के हम क्या कह देंगे? अयोग वाह कह देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। वास्तव में अयोग वाह का मतलब होता है अयोग, यानी जिनका योग नहीं किया जाता है। इनका योग न तो स्वर में और न ही व्यंजन में, ये तो बिल्कुल मिडिल में है दोस्तों। इस वजह से स्वर में काउंट नहीं होते। अयोग, इनका तो योग ही नहीं है, ना इधर ना इधर। ये तो अगर हम जोड़िए इधर भी जुड़ जाते, इधर भी जुड़ जाते। अगर देखें अयोग यानी योग ना इधर और ना ही इधर। ठीक है दोस्तों। फिर मैं आपसे कह दूंगा संयुक्त स्वर कौन कौन से? 4 हैं, ए ऐ ओ औ। ठीक है, बस फिलहाल तो इतना ध्यान रखो, ये संयुक्त स्वर है, संधि में काम आएगी बातें। अगर मैं बात कर ले तो भाई मात्रा है, मात्रा बताओ हमसे स्वर की। फिर मैं कह दूंगा भाई ए की तो कोई मात्रा नहीं है, ए की कोई मात्रा नहीं होती बच्चों। आ की मात्रा होती है, ये जो डंडा लगा है ये आ का डंडा है। ये जो मात्रा है ये छोटी ई की मात्रा है, और ये जो मात्रा है बड़ी ई की मात्रा है। ये छोटे ऊ की, ये बड़ी ऊ की, ये री की, ए की, आई की। देखो ये एक मात्रा है ना, बस ये एक ही मात्रा है। अगर कहीं पे ही मात्रा लगी है तो सोच लो ये लिखा है। अगर आई की मात्रा लगे, केवल मात्रा है, तो सोच लो ये बड़ी आई है यहाँ पे। फिर अगर ये मात्रा लिखी यानी ओ, यानी ओ की जगह हम ये लगा सकते हैं और ये औ हो जाएगी। फिर मैंने आपसे दोनों को काउंट करके बता दिया भाई, दोनों को काउंट करके अगर हम देखें अयोग वाह कहलाते हैं, यानी अयोग वाह बराबर अनुस्वर प्लस के विसर्ग। दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ये मात्रा को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स बना लिया करो। हालांकि पीडीएफ की व्यवस्था करेंगे हम लोग। चलो ठीक है। चलो मुझे बताएंगे स्वर में मात्राओं की संख्या कितनी? बोलो 10। और उच्चारण के आधार पर स्वर भी कितने थे? 10 थे। अगर मैं कह दूं अर्थ के आधार पर स्वर कितने थे? 13। कितने थे? 13 थे। और स्वर या कुल स्वर कितने थे? 11 थे। ठीक है बच्चों। फिर मैं आपसे कह दूंगा मात्राएं सिर्फ स्वर में होती है, व्यंजन में कोई भी मात्रा नहीं होती।
जो मात्राएं लगती हैं वो तो स्वर की ही लगती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं लगती है। चलो बच्चों, अब हम स्वर को बांटते हैं। स्वर को कई तरीके से हम बांटेंगे, कैसे कैसे, तो फिलहाल आप यहाँ पे देखो, मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ जीवा के आधार पर स्वर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। देखो बच्चों, जैसे हम बोल रहे हैं जीवा, जीवा का मतलब जीव यानी टंग। अब हमने क्या दिया भाई, अगर हम टंग के हिसाब से देखें स्वर 3 भागों में बढ़ जाते हैं। एक तो अग्र भाग से बोलेंगे, कुछ मध्य भाग से बोलेंगे, कुछ पश्च भाग से बोलेंगे। अग्र भाग से कौन कौन बोलेंगे? दोनों ए दोनों ई, यानी ए आई ई। अब इसको याद करने का एक तरीका सुन लो कि भाई ए लड़का बुद्धिमान है या ई लड़का बुद्धिमान है। ठीक है, ए लड़का बुद्धिमान है, जैसे उसके सामने उंगली करके बोलो ए लड़का बुद्धिमान है, ई लड़का बुद्धिमान है। तो यानी ये टंग से बोलेगा, बिल्कुल आगे से बोलेगा ए लड़का बुद्धिमान है, ई लड़का बुद्धिमान है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मध्य भाग की बात कर ले तो मध्य भाग से तो सिर्फ और सिर्फ ए बोलेगा। बस इतना याद रख लो, ये 2 याद रख लो, बाकी तो यहीं पे काम हो जाएगा। अगर मैं कुपस्थ भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाएंगे? बस री को छोड़ देना, क्योंकि री तो मूर्ध में आ जाता है। जब हम री को बोलते हैं जीभ मुड़ जाती है, ये जो री है ये तो मूर्ध में आ जाएगा, यानी जब हमारी जीभ मुड़ती है। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान से देखो, आप मुझे बताएंगे, बोलो जरा एक बार, स्क्रीन से ध्यान हटाइए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप लोग मेरे सवालों का जवाब दें। जीवा के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांट दिया है बच्चों? 3 भागों में। कौन कौन से? अग्र भाग से, मध्य भाग से, पश्च भाग से। अग्र भाग से कौन कौन से बोलेंगे? ए लड़का, ई लड़का, है ना, ए लड़का बुद्धिमान है, ई लड़का बुद्धिमान है, यानी दोनों ए और दोनों ई, यानी ए आई ई। फिर मध्य भाग से कौन सा बोलेगा? ए बोलेगा। पश्च भाग से कौन सा बोलेगा? री को छोड़ के, क्योंकि री तो मूर्ध में चला जाएगा, ये तो री तो मूर्ध में चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? इस बात को मैं आपसे कई बार पूछूंगा। फिर थोड़ा सा ध्यान से देखो, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर को हम कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। यानी जब हम स्वर को बोलते हैं या तो हमारे होठ गोल होंगे या फिर गोल नहीं होंगे। जब हम बोलेंगे गोल होगा तो वृत्ताकार, अगर गोल नहीं हुए तो अवृत्ताकार। ठीक है दोस्तों, यानी जब हम स्वर बोलते हैं या तो हमारे होठ बिल्कुल गोल होंगे, गोल का मतलब वृत्त, ठीक है, अब या गोल नहीं होंगे। अब गोल कौन कौन से होंगे? एक तो आ के ऊपर आधा चंद्र लिखा है, यानी आ ऊ, ये हो जाएगा ऊ ऊ ओ औ। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ जब हम इनको बोलते हैं, कौन कौन से को? एक तो आ को बोलते हैं, फिर दोनों ऊ को बोलते हैं, फिर ओ औ को बोलते हैं। बोल के देखो, आ यानी ओ, फिर ऊ ऊ ओ औ। हमारे होठ गोल हो रहे हैं, गोल का मतलब व्रत बन रहा है, यानी ये तो वृत्ताकार में हो गए। अब जो भी बचा, चाहे वो कुछ भी है, शेष एक्स्ट्रा जो भी स्वर बचे हैं अवृत्ताकार में आ जाएंगे। इतना आपको याद हो गया दोस्तों? बोला बच्चों? चलो, अगर आपको याद है थोड़ा सा स्क्रीन से ध्यान हटाए और मेरे सवालों का जवाब दें। अगर मैं आपसे कह दूं जीवा के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्र भाग से कौन कौन से? ए आई और ई, यानी दोनों ए दोनों ई, यानी ए लड़का बुद्धिमान है, ई लड़का बुद्धिमान है। मध्य भाग से कौन सा? ए बोलेगा। और पश्च भाग से कौन सा? बस री को छोड़ दो, री तो मूर्ध में चला जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा होठों की स्थिति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, एक वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार में कौन कौन से? एक तो आ के ऊपर चंद्र, फिर ऊ ऊ ओ औ, और जो शेष बच्चे हैं ये अवृत्ताकार में चले जाएंगे। दोस्तों देखो, यहाँ पे एक नोट लिखा, स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल कोई बात नहीं है, बात हम जान चुके हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम एक सवाल और देख सकते हैं। अगर हम देखें भाई, मात्रा के हिसाब से बता दो स्वर को कितने भागों में तोड़ सकते हैं। यानी मात्रा उत्पत्ति के आधार पर स्वर को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं, यानी 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर। ह्रस्व का दूसरा नाम मूल भी होता है या लघु भी कह सकते हैं, यानी चाहे ह्रस्व कह दो, है में रह है ये। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, है में रह है, जो आपको ये जो है दिख रहा है ना, वास्तव में ये है आधा है ना। जो हमें पूरा दिखता है वो आधा होता है। ठीक है, याद रखना, जो आपको बड़ा दिख रहा है वास्तव में आधा होता है। ये है बड़ा दिख रहा है, वास्तव में आधा है। ह्रस्व स्वर
मूल स्वर, लघु स्वर। अब देखो मात्रा के हिसाब से स्वर को हम कितने भागों में बांट देते? 3 भागों में। मात्रा के हिसाब से कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? बोलो। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व का दूसरा नाम मूल, यानी मूल का दूसरा नाम लघु। ठीक है, लघु का मतलब छोटा। अब ध्यान से देखो, जब हम ह्रस्व स्वर को बोलते हैं, लघु को बोलते हैं, तो कितनी मात्राओं का समय लगता है? 1 मात्रा का समय। क्वेश्चन पूछा है ह्रस्व स्वर को बोलने में कितनी मात्राओं का समय? 1 मात्रा का समय। बोलो मेरे साथ साथ में। लघु, दीर्घ स्वर को बोलने में कितनी मात्राओं का समय? 2 मात्राओं का समय। प्लुत स्वर को बोलने में कितनी मात्राओं का समय? 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा मुझे बता दे, मात्रा उत्पत्ति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांट दिया? बोलो। 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व का दूसरा नाम मूल भी होता है, लघु भी होता है। अगर मैं कह दूं ह्रस्व को बोलने में कितनी मात्राओं का समय? 1 मात्रा का समय। दीर्घ को बोलने में कितनी मात्राओं का समय? 2 मात्राओं का समय। प्लुत को बोलने में कितनी मात्राओं का समय? 2 से अधिक मात्राओं का समय, यानी 3 भी मात्रा हो सकती है, 4 है ना, यानी 2 से ज़्यादा है। अब कैसे? अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं भाई ह्रस्व स्वर की संख्या बता दो, कितनी होती है? 4 होती है। अभी के अभी रट दो, याद कर दो हमेशा के लिए। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी? 7। यानी टोटल 11 ही तो होते हैं, और 11 4 और 7 11 हो गए। बस प्लुत कोई संख्या नहीं होती, प्लुत स्वर की कोई संख्या नहीं होती है। तो बच्चों बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं मैं आपसे बताने वाला हूँ। फिलहाल आप मुझे बताएंगे ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी? 7। अगर मैं कह दूं ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री, यानी छोटा ए, यानी ए, ई, उ, री। ये हो गए, पहचान कर लो, ये छोटे वाले हैं। अगर मैं कह दूं दीर्घ स्वर 7 तो जरूर होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 हो गए। 2 और 2 4, 2 6 और 1 7। अभी के अभी याद कर दो। आपसे सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व है? निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ नहीं है? ह्रस्व की संख्या कितनी और दीर्घ की संख्या कितनी और प्लुत की संख्या कितनी? तो आप कह दो बच्चों, एक बार स्क्रीन से ध्यान एक तरफ हटाइए प्लीज, और ईयरफोन लगा के या तो सुना करो, वीडियो देखा करो, और मेरी बातों पे ध्यान करो प्लीज। आप मेरे जवाब दें। अगर मैं आपसे कह देता हूं भाई मात्रा उत्पत्ति के आधार पर स्वर को हम कितने भागों में बांट देते हैं? बोलो। 3 भागों में। कौन कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व को बोलने में कितनी मात्राओं का समय? 1 मात्रा का। दीर्घ को बोलने में कितनी मात्राओं का समय? 2 मात्राओं का। प्लुत को बोलने में कितनी मात्राओं का समय? 2 से अधिक मात्राओं का समय। ह्रस्व की संख्या कितनी? 4। दीर्घ की संख्या कितनी? 7। और प्लुत की संख्या कितनी? इनकी कोई संख्या नहीं होती है। आप मुझे बताएंगे ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ध्यान से देख लेना। अब हम देखते हैं भाई जो प्लुत होते हैं तो हम बना सकते हैं, जब चाहे तब बना सकते हैं। जैसे आप लोग बोलते हो कि भाई सुनो, जोर से कहते हो भाई सुनो, खींचते हो, तो यानी आप इसके लास्ट में एस एस बना देंगे। एस का मतलब ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। जब हम आपसे विराम चिन्ह पढ़ाएंगे बच्चों, वहाँ पे दीर्घ उच्चारण चिन्ह आपसे समझाया जाएगा क्या होता है। जैसे हम खींचते हैं ओम, यानी ओ को खींचते ओम, यानी यहाँ पे दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। जैसे आप लोग कहते हैं हे भगवान, यानी हे को खींचते हैं, तो हे के बाद आप लोग ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगा देना, यानी खींच देंगे। जैसे आप कहते हैं राम, यानी रा को खींच रहे हैं बच्चों, तो रा के लास्ट में, रा के बाद आप लोग ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगा दो, वो खींच जाएगा। जैसे आप लोग घर पे आवाज देते हो भाई ओ, यानी ओ इधर आओ, यानी इस तरीके से आप ओ की आवाज खींचते हो, जैसे ओ ऐसे खींचो ना, तो आप लोग दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगा दो वहाँ पे। अब इनको क्यों बताया गया है बच्चों? हम जब किसी के सामने होते हैं तो हम आवाज़ को खींच देते हैं, लेकिन अगर हम ये बात किसी को लिख के बताएं, वो कैसे समझेगा भाई हमने आवाज़ को खींचा था? तो इस वजह से रिटिन रूप में, यानी जब हमें हमारी बातों को कोई पढ़ेगा वो समझ लेगा भाई इसने सुनो को खींचा था, सुनो यहाँ पे ना को खींचा है। ठीक है, चलो फिर मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा कि स्वर ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? स्वर ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती है। स्वर ध्वनियाँ कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों?
हर्ष ध्वनिया, स्वर ध्वनिया कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। याद हो गया? चलो फिर से अगला पॉइंट, अगले पॉइंट को ध्यान से देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोलना मत, सवाल जब भी उठेगा इसी शीट में से उठेगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 99% क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे, चाहे आपके एग्जाम का लेवल कुछ भी हो। अब मैं बात करने वाला हूँ उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। भाई उच्चारण के हिसाब से अगर हम देखें तो कैसे कैसे प्रकार हो सकते हैं। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा भाई कंठ से कौन सा, तालु से कौन सा, मूर्ध से कौन सा, दंत से कौन सा, ओष्ठ से कौन सा, ठीक है, कंठ प्लस तालु से कौन सा, कंठ प्लस ओष्ठ से कौन सा। तो बच्चों ध्यान से सुन लो, जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम बोलते हैं, यानी कुछ तो हमारे कंठ से, कंठ का मतलब गले से बोले जाते, कुछ तालु से बोले जाते। जब हम बोलते हैं हमारी जुबान, हमारी जीभ तालु के लगते, तालवे की लगती है। जब हम बोलते हैं कुछ हमारी जीभ मुड़ती है, लेकिन जब हम बोलते हैं दांतों पे हमारी जीभ नहीं लगती। जब आप कोई भी स्वर बोलेंगे आपकी जीभ दांतों से नहीं टच होगी बच्चों। लेकिन जब आप कुछ स्वर बोलेंगे आपके ओष्ठ यानी होठ ही काम करेंगे, होठों से ही बोलेंगे। जैसे ऊ बोलोगे आप, लिप्स ही काम करेंगे आपके। चलो ध्यान से देखें, अभी के अभी याद करना है, हर हाल में याद करना है, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, इसी वीडियो में इसको कंप्लीट करना है मेरे बच्चों। चलो ध्यान से देखें, कंठ से कौन कौन से बोले जाएंगे? कंठ से ए आ, कौन कौन से? ए आ। अभी याद करो, कंठ से कौन सा? ए आ। तालु से कौन सा? ई ई। तालु से कौन सा? ई ई। मूर्धा से कौन सा? री। देखो बोल के देखो, री, आपकी जीभ मुड़ी है। तो बोलो बच्चों, कंठ से कौन से? ए आ। और तालु से कौन सा? ई ई। मूर्धा से कौन सा? री। दांतों से कोई नहीं, जब आप कोई भी स्वर बोलोगे हमारी जीभ दांतों से टच नहीं होगी। और जब हम यानी ओष्ठ की बात करेंगे, सॉरी ओष्ठ की बात करेंगे तो ऊ। देखो आप कोई सा भी ऊ को बोल दो, हमारे सिर्फ और सिर्फ लिप्स ही काम कर रहे हैं, ओष्ठ ही, होठ ही काम कर रहे हैं। पहले यहाँ तक याद करेंगे। बोलो बच्चों, कंठ से कौन से बोलेंगे? अपना ध्यान स्क्रीन से हटा दीजिए प्लीज। कंठ से कौन से बोलेंगे? ए आ। तालु से कौन सा? ई ई। मूर्धा से कौन सा? री। दंत से कौन सा? कोई नहीं। ओष्ठ से कौन सा? ऊ। इतना याद हो गया? अब ध्यान से देख लो, एक है कंठ प्लस तालु, यानी दोनों, कंठ भी, कंठ का मतलब गला, और तालु दोनों को मिला के। अब कंठ प्लस तालु से कौन सा? ए आई। ए आई। अगर मैं कह दूं कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कंठ का मतलब गला, ओष्ठ का मतलब होठ। अब ध्यान से देख लो, ओ औ ही हो सकता है, क्योंकि होठों की जब बात आई तो ओ औ, यहाँ पे हमारे होठ भी काम कर रहे हैं और कंठ भी काम कर रहे हैं, ओ औ। ठीक है बच्चों, अभी अभी मुझे सुना दो, स्क्रीन से ध्यान हटा दो। बिल्कुल पढ़ते तो बहुत है, वीडियोस बहुत देखते हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि भाई मैं आपके सामने हूँ और आपसे ज़बरदस्ती करके याद करा रहा हूँ और सुन रहा हूँ आप लोगों से। प्लीज़ मेरा साथ दें। अगर आप लोग अब भी मेरी बात नहीं मानेंगे तो शायद नुकसान आपका ही होगा। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो मुझे बताएंगे, ज़रा ध्यान एक तरफ करें। उच्चारण के आधार पर स्वर के हम प्रकार देखेंगे, तो आप मुझे बता दो कंठ से कौन कौन से बोले जाएंगे? कंठ से ए आ। कंठ से कौन कौन से? ए आ। तालु से कौन से? ई ई। मूर्धा से कौन सा? री। दंत से कौन सा? कोई नहीं। ओष्ठ से कौन सा? ऊ। दोनों ऊ आ जाएंगे। फिर मैं आपसे कहूँ कंठ प्लस तालु, ए आई। फिर मैं आपसे कह दूँ कंठ प्लस ओष्ठ, ओ औ। देखो ये तो ओष्ठ होठों से बोल नहीं है, ओ औ। कंठ प्लस ओष्ठ दोनों हो जाएंगे बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बच्चों, अगर मैं कह दूं मुख द्वार के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार। तो ध्यान से सुनो, मुख द्वार के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। बच्चों कंफ्यूजन होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग ध्यान से पढ़े जो मैंने लिखा है, बिल्कुल बहुत ही गहराई से सोच समझ के बहुत चेक करके लिखा होगा। तो दोस्तों आप मुझे बता दो, मुख द्वार, यानी जब हम मुख द्वार की बात करते हैं, मुंह खोलते हैं, उसके आधार पर स्वर को कितने प्रकार से बांट दिया है? 4 प्रकार से बांट दिया है। कौन कौन सा? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। अब संवृत में कौन कौन से आ जाएंगे? दोनों ई, दोनों ऊ। अभी के अभी रोटो, संवृत में कौन कौन से? दोनों ई और दोनों ऊ। फिर अर्धसंवृत की अगर मैं बात कर लूं, ए ओ। कौन कौन से? ए ओ। अभी एक बार ध्यान स्क्रीन से हटाओ जरा,
ध्यान एक तरफ करो, बताओ जरा समव्रत में कौन कौन से आ जाएंगे? समव्रत में दोनों ई दोनों उ, कौन कौन से? दोनों ई और दोनों उ आ जाएंगे। फिर अर्ध समव्रत की मैं बात कर लूं, कौन कौन से आ जाएंगे? ए ओ, कौन से? ए ओ। चलो अगर मैं विव्रत की बात कर लेता हूं, विव्रत की अगर मैं बात कर लेता हूं, विव्रत बड़ा आ यानी आ आई औ, आ आई औ, ठीक है विव्रत में। अगर मैं अर्ध विव्रत की बात कर लेता हूं, आ का छोटा क्या हो जाएगा? ए, आई का छोटा क्या हो जाएगा? ए, औ का छोटा क्या हो जाएगा? ओ, और ये आ के ऊपर चंद्र भी लगा देना, बस इतना सा हो जाएगा। विव्रत में बताओ बच्चों कौन कौन सा? आ आई औ, कौन सा? आ आई औ। अर्धविव्रत में कौन से हो जाएंगे? ए ए ओ, और फिर आ के ऊपर आधा चंद्र। इतना याद हो गया? तो एक बार जरा स्क्रीन से ध्यान हटा दो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कठिन है, इसको सब याद नहीं रखते हैं बच्चों, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप लोग स्क्रीन से ध्यान हटाओ और मेरे सवालों का जवाब दें। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुख्य द्वार के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। आप मुझे बता दो कौन कौन से? बोलो। समव्रत, अर्धसमव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत। तो समव्रत में कौन कौन से आ जाएंगे? दोनों ई दोनों उ। अगर मैं कह दूं अर्धसमव्रत में कौन कौन से? ए ओ। फिर मैं आपसे कह दूं विव्रत में कौन कौन से? आ आई औ। फिर मैं कह दूं अर्धविव्रत में ए ओ और आ के ऊपर आधा चंद्र। बच्चों याद कर लेना इसको, आपको अभी कंफ्यूजन है, भूल जाएंगे, और याद कर लेना इसको, सब याद नहीं रखते। चलो फिर हम आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा अब व्यंजन की बात करते हैं बच्चों। बोर तो नहीं हो गए आप लोग? प्लीज़ बोर ना होना, बोर नहीं होना है, अपनी सारी एनर्जी अच्छे कामों में लगाओ, एनर्जी पूरी पूरी पढ़ाई में झोंक दो। जब मन नहीं करे तब भी आपको पढ़ना है, अगर सिलेक्शन देना है। कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं कि कोई भी विद्यार्थी जो लगातार मेहनत करते हैं, चाहे मन भी नहीं करे तब भी पढ़ते हैं हमें लोग, ठीक है दोस्तों, अपनी एनर्जी को पढ़ाई में लगाते हैं। तो ऐसे ही आप आलस्य को त्याग दो और आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। वर्णमाला से जब भी क्वेश्चन उठेगा तो आप चेक करना, यहाँ से मिलने की पूरी पूरी संभावना। 100% तो नहीं कह सकता बच्चों, 100% नहीं कहूँगा। चलिए अगर मैं व्यंजन की बात करूं, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी? 33, और कुल व्यंजन की संख्या कितनी? 39। इन दो बातों को याद कर लो। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है बच्चों? 39। तो अब व्यंजन पे आ गए, स्वर को आप सोच लो, उसको तो बाद में रिवाइज करेंगे, पहले व्यंजन को समझो। अब व्यंजन के एक चार्ट याद रखो आप लोग बच्चों, ध्यान से देखो। एक होता है क वर्ग, जैसे हम उच्चारण वहां पे स्वर का करके आए उसी प्रकार उच्चारण यहाँ पे भी करेंगे, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है। अब वहां पे तो सारे स्वर वहीं पे फिनिश हो गए थे, लेकिन यहाँ पे व्यंजन नहीं होंगे। देखो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ का मतलब क वर्ग आ जाएगा, तालु का मतलब च वर्ग आ जाएगा, मूर्ध का मतलब ट वर्ग आ जाएगा, दंत का मतलब त वर्ग आ जाएगा, ओष्ठ का मतलब प वर्ग। कैसे? अगर मैं कह दूं भाई जो क वर्ग है कौन से में आता है? कंठ में आता है, यानी कंठ से कौन सा वर्ग? कंठ का मतलब गला, कंठ से कौन सा वर्ग बोला जाता है? क वर्ग। और क वर्ग का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ही सारा, यहाँ से लेके पूरी लाइन, क ख ग घ अंग। कौन सा? क ख ग घ अंग, ये अंग है, ये अंग है, हाँ। उसके बाद फिर तालु, जो तालु है, तालु में कौन सा वर्ग आता है? च। आप च बोल के देखो, च, आपकी जीभ तालवे पे लगी है, च बोल के देखो जरा, च, हाँ बिल्कुल तालवे पे हमारी जीभ लगी है। तो तालु में कौन सा वर्ग आएगा? च वर्ग। अब च वर्ग यहाँ से लेके यहाँ तक ये पांचवा है, च छ ज झ अंग है, च छ ज झ अंग है। फिर मूर्धा, मूर्धा में कौन सा आ जाएगा? ट वर्ग, यानी मूर्धा का मतलब हमारी जीभ मुड़ती होगी, जीभ कौन से वर्ग में मुड़ेगी? ट वर्ग में। अब ट वर्ग कहाँ से कहाँ तक? ट ठ ड ढ अण, ट ठ ड ढ अण बोल के देखो, जीभ मुड़ती है हमारी। फिर अगर मैं कह दूँ दंत, दंत में कौन सा वर्ग? त वर्ग। आप यहाँ से यहाँ तक बोल के देखो, आपकी जीभ दांतों पे टच होगी, 100% गारंटी। बोलिए जरा, त थ द ध न। फिर मैं आपसे कह दूं ओष्ठ में कौन सा वर्ग आएगा? प वर्ग। आप बोल के देखो, यहाँ से यहाँ तक आपकी होठी काम करेंगे बिल्कुल। बोलो प फ ब भ म,
ऑटो से ही आप बोल रहे हो बच्चों। अब मैंने इसके ऊपर 1 2 3 बोला है। अगर मैं 1 2 3 की बात करूं बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 1 की काउंटिंग में आएगा, यानी 1। जब मैं कॉलम की बात करूँ ये पूरा का पूरा 1 है। ये 2 3 4 5 इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये एक वर्ग बना है, 5 खाने इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर। आप कहीं से भी गिन लो 5 हो गया। जब बराबर खाने हैं यानी एक वर्ग बना है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, हो सकता है किसी ने मैथ्स ना पढ़ा हो। यानी इधर भी 5 लाइन, इधर भी 5 लाइन, 5 तो यानी एक वर्ग बना है। अब गिनियो जरा इसमें कितने, 5 और 5 10, 5 अत्या 15, 5 और 20, 5 पंजे 25। ये वर्गीय व्यंजन है। अगर आपसे कह दूं वर्गीय व्यंजन में कितने वर्ण लिखे हैं, ये 25 है बच्चों। बताओ जरा वर्गीय व्यंजन में कितने हैं, ये 25 है। अब वर्गीय व्यंजन के अलग नाम जरूर याद कर लो। अब इनके नाम क्या क्या मैंने लिख रखे हैं, टेंशन न लो आप लोग। वर्गीय व्यंजन को हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन भी कह देंगे। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन, 3 नाम याद रखो। अभी के अब याद करो, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन। स्पर्श वर्गीय उदित, स्पर्श वर्गीय उदित। याद करो बच्चों, स्पर्श वर्गीय उदित। अगर मैं कह दूं स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, यानी वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी, यानी उदित व्यंजनों की संख्या कितनी, 25 हो जाएगी। बच्चों याद कर लेना प्लीज, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा सकता मैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, देखो द्विगुण का दूसरा नाम उत्क्षिप्त भी होता है। द्विगुण कह दो, चाहे उत्क्षिप्त कह दो, चाहे नवविकसित व्यंजन कह दो। द्विगुण, उत्क्षिप्त, नवविकसित। अब ये ड और ढ है। अब उस ड और ढ में क्या है बच्चों, इनके नीचे बिंदी आ गई, इनके नीचे बिंदी आ गई। पहले जो वहां पे थे उनके नीचे बिंदी नहीं थी। अब ध्यान से देख लो जरा, देखो बच्चों ये अंग है, अंग अय अण न में, सारे के सारे आना खल्ली नहीं होते, ठीक है बच्चों, कभी आना खल्ली कह दो सबको। अंग अय अण न में, अंग में यानी यहाँ पे देखो इसके बराबर में अगर बिंदी है तो अंग है, ठीक है। और अगर इसके आसपास कोई बिंदी नहीं है तो ये डै हो जाएगा, डेड है। अगर इसके नीचे बिंदी है तब ये डेड है तो जरूर है, लेकिन बिंदी वाले अलग आए हैं, यानी उनका एक दूसरा रूप आया है। इस वजह से हम उनको क्या बोल देते हैं बच्चों, द्विगुण, यानी 2 गुण वाले, 1 गुण यहाँ पे 1 वहाँ पे, द्विगुण हो जाएगा, उत्क्षिप्त हो जाएगा, नव विकसित, यानी नव का मतलब नए विकसित हुए हैं, ठीक है बच्चों। अगर उनके नीचे बिंदी हो जाए, इनके नीचे बिंदी हो जाए तो वे नव विकसित हो जाएंगे। ये अंग होता है, ये ड होता है बच्चों, ठीक है, अंग अय अण न में। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप मुझे एक सवाल का रिप्लाई जरूर कर दें, द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है? द्विगुण यानी 2 गुण है भाई इनके, तो एक बिंदी वाले, एक बिना बिंदी वाले। इनको हम उत्क्षिप्त भी कह देते हैं, इनको हम नवविकसित भी कह देते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये कौन कौन से डेड है होते हैं और इनके नीचे बिंदी होती है बच्चों, ठीक है। अगर मैं कह दूं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ 11 11 है, लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है, 4। गिन के देख लो, 1 2 3 4। याद करो अभी के अभी, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, 11 11। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, 11 11। अभी इनकी संख्या कितनी होती है, 4। अभी के अभी पूछूंगा आपसे, बताओ जरा द्विगुण का दूसरा नाम उत्क्षिप्त यानी नवविकसित, इनकी संख्या कितनी, 2। कौन कौन से डेड है और इनके नीचे बिंदी। फिर अगर मैं आपसे कह दूं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, 11 11, इनकी संख्या कितनी, 4। अगर मैं आपसे कह दूं फिर ऊष्म व्यंजन यानी संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कह दो या फिर संघर्षी व्यंजन कह दो। ऊष्म, जब हम इनको बोलते हैं ज़्यादा ऊष्मा खर्च होती है, यानी श यानी बड़ा श पेट पटा स, छोटा स और है, बड़ा श पेट पटा श, छोटा स और है। ये ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। संख्या कितनी, 4। बोला बच्चों ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन, यानी ज़्यादा ऊष्मा खर्च होगी। जब ज़्यादा ऊष्मा खर्च होगी तो हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। यानी ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी, 4। यानी ऊष्म व्यंजन यानी संघर्षी व्यंजन कौन कौन से, श है, बड़ा श पेट पटा श, छोटा स और है, जिनकी संख्या कितनी, 4। चलो
सॉन्ग पे ज़्यादा ध्यान ना दो भाई, बाहर बज रहा है। चलो ध्यान से देखें। आप मुझे बताएंगे जरा संयुक्त संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? अक्षत्र अज्ञस्र। अब ये जरूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पॉइंट। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, संयुक्त स्वर भी मैंने बताया था, ए आई ओ औ में भी 4 थे, वे स्वर थे, ए आई ओ औ। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये कौन कौन से? अक्षत्र अज्ञस्र है। अब ये अक्षय बनता कैसे है? आधक्य प्लस के पेट पटश है, जहाँ पे हलंत लग जाता है यानी उसमें से स्वर को निकाल लिया है, यानी ये आधा कै है, अब इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है। कै पे हलंत प्लस के पेट पटश है, ऐसे बनता अक्षय। त्रय यानी तय पे हलंत प्लस के रह। ज्ञ, ज्ञ का मतलब ज्ञ हम बोलते हैं, वास्तव में ज्य होता है, ज्य ज्ञानी। तो ये जय पे हलंत प्लस के अय्य, ये अय्य है, यहाँ पे ऑप्शन में ए लिखा हुआ मिलेगा, गलती मत कर देना, अय्य अंग्य अय्य, ये अय्य। फिर श्रय यानी बड़े शय पे हलंत प्लस के रह। इसको अभी के अभी याद कर लेना बच्चों, प्लीज़ नोट कर लेना। और हो सक हाँ मैं कोशिश करूँगा भाई पीडीएफ इसकी अब डाल दी जाए, ताकि आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, कोशिश करेंगे पूरी। चलो अगर मैं कह दूँ संयुक्त व्यंजन का एक और नाम बताओ। संयुक्त व्यंजन को हम व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। गुच्छ का मतलब एक गुच्छा, यानी गुच्छ का मतलब ये जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए का मतलब ये संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन गुच्छ, गुच्छा बना हुआ है यानी जुड़े हुए हैं, यानी संयुक्त व्यंजन है। थोड़ा से मेरे सवालों का जवाब दे बच्चों। द्विगुण व्यंजन को दूसरा नाम, द्विगुण का व्यंजन का दूसरा नाम उत्क्षिप्त यानी नवविकसित। द्विगुण, उत्क्षिप्त, नवविकसित, इनकी संख्या कितनी? 2। कौन कौन से? डे और डे, इनके नीचे बिंदी। अगर मैं आपसे कह देता हूँ अंतस्थ व्यंजन बताओ कौन कौन से? 11 11, संख्या कितनी? 4। अगर मैं कह दूँ ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब ऊष्मा ज़्यादा लग रही, यानी संघर्ष भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, कौन कौन से? बड़ा शय, पेटपटा शय, छोटा सा है, संख्या कितनी? 4। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को दूसरा नाम बच्चों व्यंजन गुच्छ, इनकी संख्या कितनी? 4। कौन कौन से? अक्षत्र अज्ञस्र। अक्ष कैसे बनेगा? कैपी हलंत प्लस के पेटपटा शय। त्रय कैसे बनेगा? तैपे हलंत प्लस के रय। ज्या कैसे बनेगा? ज्ञा कैसे बनेगा? जय पे हलंत प्लस के अय्य। श्रय कैसे बनेगा? बड़े शय पे हलंत प्लस के रय। चलो ध्यान से देखो बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं, तसल्ली से पढ़ो। अगर मैं कह दूं अर्ध स्वर कौन कौन से? य और वह, रट दो, य और वह, ये आधे स्वर हैं। जैसे आप लोग मिठाई लिखते हो, मिठाई, या पे बड़ी की मात्रा लगा दी, या तो या पे बड़ी की मात्रा लगा दो, या इसको हटा के बड़ी ई लिख दो, है ना? तो यानी ये अर्ध स्वर यानी आधे स्वर हैं, ये स्वर का भी काम कर देते हैं, ठीक है? यानी सॉरी, यानी इनकी जगह में स्वर भी रख देते हैं, ठीक है? इनकी जगह में स्वर भी रख देते हैं, ठीक है? चलो अगर मैं कह दूं प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित व्यंजन कौन सा? लुंठित व्यंजन कौन सा? प्रकंपित यानी कंपन होता है, रे बोलियो, रे रे, वास्तव में बोल के देखो, रे यानी कंपन हो रहा है, प्रकंपित लुंठित। तो प्रकंपित लुंठित कौन सा? रे। बोला बच्चों अर्ध स्वर कौन कौन से? यह वह। अर्ध स्वर कौन कौन से? यह वह। प्रकंपित लुंठित कौन सा? रे। आप मुझे बताएंगे पार्श्विक, पार्श्व का मतलब होता है एक होता है पश्च भाग, एक होता है पार्श्व भाग। पश्च भाग का मतलब पिछला भाग, पार्श्व का मतलब बराबर वाला भाग। लय बोल के देखो बच्चों, लय, जैसे आप लय को बोलोगे हमारी जो जीभ है उसके बराबर से ये आवाज निकलती है लय की। बोलो बच्चों लय, लय यानी जीभ के बराबर से निकलता है, बराबर का मतलब पार्श्विक, पार्श्विक, ठीक है बच्चों? अगर मैं कह दूं अनुनासिक, अनुनासिक को अशुभ अक्षर भी कह देते, यानी पुराने टाइम में क्या थे, कवि जो है ना, इनको ये जो अंग अय अणनम है, इनसे कविता की शुरुआत नहीं करते थे। कहते थे भाई ये तो अशुभ अक्षर है, अशुभ कितने हैं? ये 5 हैं, और ये नाक में बोले जाते हैं, यानी अशुभ अक्षर अनुनासिक, अशुभ अक्षर पंचमाक्षरी। अनुनासिक नाक से बोले, और अशुभ अक्षर यानी अशुभ मान लिए, ये कितने? पंचम यानी पंचमाक्षर, ठीक है? याद कर लेना। थोड़ा सा मेरे सवालों का जवाब दे बच्चों प्लीज। अर्ध स्वर कौन कौन से? अर्ध स्वर कौन कौन से? यह वह। प्रकंपित या लुंठित कौन सा? रे। पार्श्विक कौन सा? लय। अनुनासिक, अशुभाक्षर, पंचमाक्षर कौन कौन से? अंग अय अणन में। चलिए बच्चों अगर मैं कह दूं स्पर्श संघर्षी, यानी स्पर्श संघर्षी, देखो स्पर्श होने वाले यानी स्पर्शी व्यंजन में 25 थे, स्पर्शी कह दो चाहे वर्गीय कह दो, ठीक है?
चलो बच्चों, स्पर्श भी और संघर्षी भी। स्पर्श संघर्षी कौन कौन सा? च छ ज झ। कौन कौन से? च छ ज झ। याद करो, स्पर्श संघर्षी कौन कौन से? छ छ ज झ। अभी सुनूंगा आपसे, आप मुझे बता दो आगत व्यंजन कौन कौन से? क ख ग ज फ। लेकिन इनके नीचे बिंदी है बच्चों, यहाँ पे बिंदी बिंदी लगी है। और ये कौन सी भाषा के हैं? ये अरबी फारसा के हैं। यानी जिनके नीचे बिंदी होती है ना, ये अरबी फारसी भाषा से आए हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये जो आगत व्यंजन है, देखो आगत स्वर भी था, आगत स्वर यानी आ के ऊपर आधा चंद्र। आगत व्यंजन भी है, कौन कौन से? क ख ग ज फ। कितने हैं? 5 हैं। कौन सी भाषा से? अरबी फारसी भाषा से। बोलो बच्चों, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी कौन कौन से? च छ ज झ। आगत व्यंजन कौन कौन से? क ख ग ज फ। लेकिन इन यानी क ख ग ज फ। अच्छा, कौन सी भाषा से आए? अरबी फारसी भाषा से आ गए। अब ध्यान से सुनो, एक होता है चंद्र बिंदु और एक होता है बच्चों अनुस्वर। अब इनमें फर्क देख लो, चंद्र बिंदु क्या होता है और अनुस्वर क्या होता है। अनुस्वर का मतलब जैसे वो अनुस्वर यानी अंग है, ए के ऊपर, जिसको आप अंक अंगूर बोलते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं चंद्र बिंदु की बात कर लेता हूँ, इनके बोले जाने पर हवा जो है ना, नाक से कम निकलती है और मुख से अधिक निकलती है। यानी जब आप चंद्र बिंदु को बोलोगे, जो हवा है ना, नाक से कम निकलेगी और मुंह से ज़्यादा है। जैसे उदाहरण दांत, दांत यानी नाक से कम है और भाई मुंह से ज़्यादा है, आंत। अगर मैं अनुस्वर की बात करूं, अनुस्वर को बोले जाने पर नाक से अधिक, नाक से ज़्यादा सांस निकलेगी और मुख से कम। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा दंत, दंत, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, दंत, यानी नाक से ज़्यादा निकल रही है, दंत, अंगुष्ठ। समझ गए बच्चों? बस एक ही बार बता रहा हूँ, जब आप चंद्र बिंदु को बोलोगे ना, नाक से कम मुंह से ज़्यादा। लेकिन जब आप अनुस्वर, अनु, तो नाक से ज़्यादा और मुख से कम। मुख का मतलब मुंह। ठीक है, चलो आप मुझे एक चीज़ और बताएं, अमानक वर्ण। देखो अमानक वर्ण की अगर बात कर ले, एक तो झ और एक भय। देखो पहले ऐसे बनता था झ, आप पुरानी किताब उठाओ, ऐसे बनता था झ और ऐसे बनता था भय। ये अमानक कर दिए, सिंपल बना दिया, इसका लास्ट का ही हटा दिया, इसका लास्ट का ही हटा दिया। अमानक, इनको तो अमानक घोषित कर दिया, इनका एक नया रूप लेके आ गए। फिर हम ऐसे ये लास्ट वाला हटा दो, नया रूप आ गया। फिर सवाल पूछा जाता है बच्चों, ये जो बड़ा श है ये कैसे बोला जाता है? तो याद कर, तो अभी कभी ये तालव से बोला जाता है, तालव्य से। बड़ा श कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से। ये पेट पड़ा श कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से, यानी श। जब आप पड़ा पेट पड़ा श बोलोगे तो आपकी जीभ मुड़ेगी, श। अगर आप इसकी बात करोगे बड़े श की, तो तालव्य से, पेट पटे श की मूर्धा से। छोटे श की बात करेंगे आप, ये दंत से। देखो तालव्य, मूर्धा, दंत। बोला बच्चों, जब आप पेट पटा श बोलोगे, देखो ये तो यानी यहाँ पे तो हमारी जीभ मुड़ी हुई है, और ये तालव्य से, दंत से। देखो छोटा सा बोले स, है ना, ये दंत से बोला जाएगा, स। अगर मैं है की बात कर ले, तो है यानी स्वर यंत्र मुखी से बोला जाएगा, नहीं काकल्य से बोला जाएगा। यानी जहाँ से हमारी आवाज़ बनती है, जहाँ से हमारी आवाज़ बनती है उसको स्वर यंत्र मुखी कहते हैं, यानी काकल्य कहते हैं। तो अगर मैं कह दूँ स्वर यंत्र मुखी कौन सा है, काकल्य से कौन बोला जाएगा? है। तो एक बार आप थोड़ी सी नज़र हटाइए ज़रा बच्चों। चलो, हालांकि मैंने इनको ढक दिया है। बोलो बच्चों, ये जो बड़ा श है ये कैसे बोला जाएगा? तालव्य से। पेट पटा श है कैसे बोला जाएगा? मूर्धा से। छोटा सा कैसे बोला जाएगा? दंत से। स्वर यंत्र मुखी से कौन बोला जाएगा? है बोला जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं वत्सरीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? नल, न, ल, र, स। वत्सरीय कौन कौन से हो जाएंगे? न, ल, र, स। वत्सरीय में कौन कौन से आ जाएंगे? न, ल, र, स। अगर मैं कह दूं द्वितीय व्यंजन बताओ, यानी अगर कोई अक्षर आधा और फिर उसके बाद पूरा, जैसे दिल्ली, यहाँ पे आधा ल फिर पूरा ल, फिर यहाँ पे बिल्ली, आधा ल पूरा ल, यानी ये जो है ना ऑप्शन में आएगा कि भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई निम्नलिखित में से द्वितीय व्यंजन बताओ, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा लिखोगे, जैसे दिल्ली यानी आधा ल और फिर पूरा ल। कोई भी अक्षर ऐसा हो सकता है, तो आप कह देना ये द्वितीय व्यंजन है, ये भी द्वितीय व्यंजन है। फिर मैं अगर आपसे कह दूं भाई दंत ओष्ठ, यानी दंत ओष्ठ से कौन कौन से बोला जाएंगे? वैफ है,
वै फै। देखो आप वै बोलो, वै यानी हमारे जो दांत है ना होठों से लगे हैं, हमारे दांत होठों से लगे हैं, जैसे वै और फै, वै फै। तो दंत प्लस ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं ये जो ड है, ड और ढ, मैं ड और ढ की बता दूं ये कहाँ कहाँ बोले जाते हैं। आप ड को बोले मूर्धा यानी हमारी जीभ में बुढ़ी है, और सघोष में भी आते हैं। मैं बताऊंगा अघोष सघोष क्या होता है, अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है। फिलहाल तो आप इतना सोचो, ड और ढ है ना, मूर्धा में ये भी, सघोष में ये भी, बस फर्क इतना है, जो ड है ये अल्पप्राण यानी, और ये जो ढ है ये महाप्राण। अब ये क्या होते हैं इनको थोड़ा सा आगे बात करेंगे इनकी। फिलहाल तो इतना याद रखो, जो ड है ये दोनों तो मूर्धा में आएंगे, दोनों सघोष में आएंगे, लेकिन ड अल्पप्राण में और ढ महाप्राण में आएगा। बच्चों एक होता है नासिक्य ध्वनियाँ, एक होती है निर्नुनासिक ध्वनियाँ यानी मौखिक। फिलहाल थोड़ा सा ध्यान से देकर नासिक्य की मैं बात कर लेता हूँ, यानी जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिक मार्ग से भी निकलती है। यानी जब हम कोई आवाज़ निकालते हैं, नाक से तो जरूर निकल रही, साथ साथ में मुंह से भी, नाक और मुंह दोनों साथ साथ से निकलती है, उनको नासिक्य ध्वनि कहते हैं। जैसे अंग अय अणन में, यानी नाक से भी और मुख से भी, ये तो नासिक्य है। एक होता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक को मौखिक भी कहते हैं, यानी जब हम उच्चारण करें वायु केवल मुख से है, यानी निर्नुनासिक यानी बिना नाक के, यानी केवल मुंह से, निर्नुनासिक यानी बिना नाक के। ठीक है बच्चों, सवाल पूछ लिया जाता है निर्नुनासिक क्या होता है, नासिक्य क्या होता है। यानी निर्नुनासिक का दूसरा नाम मौखिक भी होता है। चलो बच्चों अब हम देखते हैं जो व्यंजन है इनको हम देखते हैं। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। प्राण वायु, अब कैसे, एक तो अल्प प्राण एक महाप्राण। भाई प्राण वायु के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांट दिया, बोलो बच्चों, अल्प प्राण में और महाप्राण में। अल्प प्राण क्या होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, यानी अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब प्राण वायु, प्राण का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी सांस जो है ना कम समय में ही लेते हैं हम लोग, यानी अल्प प्राण जिनके उच्चारण में श्वास में कम समय लगे, यानी अल्प का मतलब कम, यानी कम सांस में ही भूल जाते हैं, यानी कम समय में भूल जाते हैं। महाप्राण जिनके उच्चारण में श्वास में अधिक समय लगे, यानी जिनको बोलने में कम समय लगे, अल्प प्राण यानी जिनको बोलने में कम समय कह दो या कम श्वास कह दो, वे तो अल्प प्राण। जिनको बोलने में ज़्यादा श्वास यानी ज़्यादा समय लगता है उनको हम महाप्राण कहते हैं। बच्चों याद रखना, जब भी क्वेश्चन कठिन बनेगा तो आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। अब अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, 1 3 5। सबसे पहले याद रखो 1 3 5, वहाँ पे जब मैंने आपसे वर्गीय व्यंजन पढ़ाया था वहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा था मैंने। अब उनका रोल देख लो। अगर मैं एक की बात कर लूँ, एक का मतलब ये पूरी लाइन है, क च ट त प कचट तप गजड़ दब है अंग अय अणन में। बच्चों अल्प प्राण में कौन कौन सा, 1 3 5 याद रख लो। एक में कचट तप गजड़ दब अंग अय अणन में। अच्छा अल्प प्राण में कौन कौन सा हो जाएगा, 1 3 5 अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर और ड। याद करो बच्चों, अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे, 1 3 5, बस इतना याद रखना 1 3 5। एक का मतलब ये क च ट त प, 3 का मतलब ग ज ड द ब, 5 का मतलब अंग अय अणन में। इतना याद कर दोगे आप लोग, वेरी गुड। अल्प प्राण का मतलब 1 3 5, अल्प का मतलब देखो ये विषम संख्याएं चल रही है 1 3 5, और साथ साथ में अंतस्थ व्यंजन भी है। अंतस्थ व्यंजन का मतलब कौन कौन से, य र ल व, और फिर सारे के सारे स्वर भी आ गए, और फिर यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, ड भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ड भी आएगा। चलो अब महाप्राण की मैं बात कर लेता हूँ। महाप्राण देखो 1 3 5 तो वहाँ चला गया, अब बचा कौन सा, 2 4। महाप्राण में 2 4 आ जाएगा, और ऊष्म व्यंजन यानी बड़ा श पेट बड़ा श छोटा सा है, और यहाँ पे ढ आ जाएगा। अल्प प्राण में 1 3 5 अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर और ड। अल्प प्राण में कौन कौन सा, 1 3 5 अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर और ड। महाप्राण में कौन सा, 2 4 ऊष्म व्यंजन और ढ। ऊष्म व्यंजन कहती है, आप समझ लो, बड़ा श पेट बड़ा श छोटा सा और है। अल्प प्राण महाप्राण को अच्छे से याद कर लो बच्चों, कठिन है, भूलेंगे आप लोग, सभी भूलते हैं, लेकिन बार बार जो पढ़ेगा वो नहीं भूलेगा। आप हमेशा इनका सबसे ज़्यादा रिवाइज करना। जब भी आप कठिन यानी कठिन क्वेश्चन को देखना चाहेंगे तो अल्प प्राण महाप्राण अघोष सघोष में आ जाना।
अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं यूपीएससी वाले, ध्यान रखना, सवाल बनने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए दोस्तों, स्वर तंत्रिकाओं में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजन, यानी अगर स्वर तंत्रिकाएं हैं ना, अगर हम कंपन की बात करें यानी घर्षण की बात करें, यहाँ पे भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अघोष, एक सघोष। सघोष का दूसरा नाम घोष भी होता है, या तो सघोष या घोष का मतलब घर्षण के साथ, यानी घोष या सघोष। आप मुझे बताएंगे स्वर तंत्रिकाओं में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? अघोष, सघोष। याद रखना कहीं पे अगर घोष लिखा है वो सघोष ही है। अब अघोष का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है, यानी केवल श्वास का प्रयोग होता है। सवाल पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी में, केवल श्वास का प्रयोग कहाँ पे होता है? अघोष में। यानी कंपन तो होता नहीं, केवल सांस का प्रयोग होता है। वे क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। अब अघोष में कौन कौन से आते हैं देख लो, वही अल्पप्राण महाप्राण में यूज और अघोष सघोष में भी यूज है। अलग अलग भागों में जब बांट के देखते हैं ना तो ऐसे ही होता है। अब अघोष में कौन कौन सा? एक दो। एक का मतलब कै च टे ते पे, दो का मतलब ख छ ठे थे पे खचट तप, कचट तप खचट तप, यानी एक दो याद रखो बस। एक दो बड़ा शह, पेट बड़ा शह, छोटा शह और फे आ जाएगा यहाँ पे। ये तो हो जाएगा बच्चों अघोष में। फिर अगर मैं सघोष की बात कर लेता हूँ, बोले जाने पर घर्षण उत्पन्न होता है, यानी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। वहाँ पे तो कंपन नहीं होता, यहाँ पे कंपन होता है। अब सघोष में कौन कौन से आएंगे याद रख लो बच्चों। अघोष में तो एक दो आया, अब बचा कौन कौन सा? 3 4 5। सघोष में कौन सा? 3 4 5। 3 का मतलब ग ज ड द ब, 4 का मतलब घ झ ढ द ब, और 5 का मतलब अंग अय अण न में। और अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे, सभी स्वर भी आएंगे, है भी आएगा, ज के नीचे बिंदी भी आएगी, और ड और ढ दोनों ये भी आएंगे। कौन कौन से? ये वाले स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या बार बार वीडियो को एक दो बार देख लो, आपको खुद ही खुद याद हो जाएंगे बच्चों। बच्चों देखो एक बार मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ, एक बार कन्फ्यूजन हटा दूँ। मूल व्यंजन कितने? 33। कुल व्यंजन कितने? 39। अब देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से, बढ़िया पेपर में पूछे गए। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है तो आप कह देना 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या तब भी 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी? लिपियां भी 52। यानी हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने? 52। मूलतः वर्णों की संख्या 52, और कुल वर्ण लिपियां कितनी? ये भी 52। अब एक बार थोड़ी सी आपसे काउंटिंग करा दूं। स्वर कितने थे? 11 थे। अयोगवा कितने थे? 2 थे। व्यंजन कितने थे? 39। सबको जोड़ दो 52 हो जाएंगे। हो जाएंगे। एक बार फिर से अलग अलग जुड़वा देता हूँ। स्वर कितने? 11। अयोगवा कितने? 2। वर्गीय व्यंजन कितने? 25 हैं। वर्गीय देखो 11 तो स्वर, 2 अयोगवा, 13 तो ये वर्गीय, 25 ये हो जाएंगे वर्गीय व्यंजन। द्विगुण कितने? 2। अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन कितने? 4। जोड़ियो 4 4 8, 4 ते 12, 2 14, 14 में आप 25 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 39। 39 तो ये, और 2 41, और 11 कितना? 52 हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आप लोग एक काम कर लो, अलग अलग के स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लो। जो बच्चा नोट्स बनाता है सबसे कामयाब इंसान वही होता है जो अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकालता है। दोस्तों मैं जितना प्रयास कर सकता था मैंने कोशिश की, लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको दुनिया में कोई भी याद नहीं करा सकता। लेकिन जब आप ठान लेंगे कि मुझे याद करना है, चाहे बराबर से डीजे क्यों ना निकल जाए बच्चों, आपको 100% याद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ शेयर कर दो प्लीज़। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे, प्लीज़ कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी, फिर हम और भी अच्छे से मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए।
जब आप कमेंट करते हैं तो हम लोगों में भी और एनर्जी ज़्यादा बढ़ती है और हम अपनी एनर्जी को अच्छे कामों में यानी आप लोगों के लिए आपकी पढ़ाई में लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने जहाँ तक भी इसके बारे में सर्च किया सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक लिखी है, ऑथेंटिक बुक्स में से लिखी है। आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।